नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों को जो है आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज की क्लास की। सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं। संस्कृत के क्लासिकल पंडित, संस्कृत का क्लासिकल पंडित किसे कहा जाता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत? वो है विद्यापति जी। विद्यापति को संस्कृत का क्लासिकल पंडित कहा जाता है। हिंदी साहित्य जगत में दद्दा के नाम से कौन जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य जगत में दद्दा के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य जगत में दादा किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य जगत में जो है दादा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को, और दद्दा के नाम से जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त को। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये वे प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन परीक्षाओं में इन प्रश्नों को हमने जो है बार बार रिपीट होते हुए देखा है। इसीलिए अपने आप में ये प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो इन प्रश्नों की भी हम जो है एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि इनमें से कोई तथ्य पूछ लिया जाए आसानी से आप आंसर दे सको। तो देख लेते हैं, आग व राख का कवि किसे कहा जाता है? एनटीए नेट के अंतर्गत भी पूछा जाने वाला प्रश्न है भाई। आग व राख का कवि किसे कहा जाता है? तो दिनकर जी को कहा जाता है। व्यष्टि चेतना का कवि किसे कहा जाता है? तो अज्ञे जी को कहा जाता है। और कठिन गद्य का प्रेत भी जो है अज्ञे जी को कहा जाता है, कठिन गद्य का प्रेत। और कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत पूछ लिया जाए तो केशवदास जी को कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत पूछ लिया जाए तो अज्ञे जी को कहा जाता है। और व्यष्टि चेतना का कवि भी कहा जाता है अज्ञे जी को। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे प्राप्त है? तो आप सभी को पता है, रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले पद्माकर कवि को कविराज शिरोमणि कहा जाता है। और प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम के पीर का कवि अगर पूछा जाए तो घनानंद जी को कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए सूफी काव्य में प्रेम के पीर का कवि कौन है, तो आपको रखना है जायसी जी को। जायसी जी का नाम आएगा। जायसी जी को सूफी काव्य के अंतर्गत प्रेम के पीर का कवि माना है। लेकिन अगर केवल ये पूछ लिया जाए रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले जो प्रेम का पीर का कवि है वो है घनानंद। केवल ये पूछा जाए प्रेम का पीर का कवि किसे कहा जाता है, ऑप्शन में घनानंद है, तो घनानंद का आंसर लगाएंगे हम। ब्रज भाषा का भूषण किसे कहा जाता है? ब्रज भाषा का भूषण माना है बिहारी जी को। रीतिकाल के अंतर्गत रीति सिद्ध कवियों में प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं बिहारी जी। इन्हें ब्रज भाषा का भूषण कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी जो रचना है बिहारी सतसई दोहो हिंदी साहित्य में गागर में सागर भरने का काम करती है और ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो ब्रज भाषा का भूषण बिहारी जी को कहा जाता है। अपभ्रंश का व्यास या भवभूति किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुष्यदंत को। ध्यान रखना है, अपभ्रंश का व्यास या भवभूति कहा जाता है पुष्यदंत को, और अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हर एक तथ्य को आपको बार बार पढ़ते हुए चलना है और बार बार इनको रिवाइज कर लेना है, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हेमचंद्र जी को। आधुनिक मीरा आधुनिक युग की मीरा जो किस कवित्री को कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। और एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी।
कलम का मजदूर किसे कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर नाम से प्रसिद्ध है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। और कलम का सिपाही या कलम का मजदूर जो है प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और अमृतलाल नागर जी ने कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद जी के जीवन से संबंधित जीवनी भी लिखी है, ये आप सभी को पता है। तो देख लेते हैं, भारत का मैक्सिम गोर्की किसे कहा जाता है? भारत का मैक्सिम गोर्की भी जो है मुंशी प्रेमचंद जी को ही कहा जाता है। गद्य काव्य का लेखक कौन है? तो गद्य काव्य का लेखक है वियोगी हरि। कठिन गद्य का प्रेत पूछ लिया जाए, कठिन गद्य का प्रेत, तो हम आज्ञा जी का नाम लेंगे, लेकिन गद्य काव्य का लेखक पूछा जाए तो वियोगी हरि जी का नाम लेंगे। बढ़ते हैं आगे। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का कबीर कौन है हिंदी साहित्य के अंतर्गत? तो ये हमारे प्रगतिवादी कवि नागार्जुन जी। वाणी का डायरेक्टर किसे कहा जाता है? तो कबीरदास जी को कहा जाता है, जो कि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को क्या नाम दिया है? वाणी का डायरेक्टर। अलग अलग विद्वानों ने कबीरदास जी की भाषा के बारे में अलग अलग कहा है, जैसे कि कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी नाम देने वाले रामचंद्र शुक्ल जी हुए हैं। कबीर की भाषा को पंचमैली खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा है, लेकिन वाणी का डायरेक्टर कहा है कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फैटेंसी का कवि किसे कहा जाता है? फैटेंसी का कवि कहा जाता है मुक्तिबोध को। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो गोरखनाथ या गोरक्षपा भी कहा जाता है गोरखनाथ जी को, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आधुनिक युग के चारण कवि कौन रहे हैं? आधुनिक युग के चारण कवि, जिन्हें आग और राग का कवि भी कहा जाता है, दिनकर जी रहे हैं। आधुनिक युग के कबीर कौन रहे हैं? आधुनिक युग के कबीर जो है नागार्जुन जी रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था। आधुनिक युग के गोरखनाथ कौन रहे हैं? आधुनिक युग के जो गोरखनाथ है वो निराला जी रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वे गोरखनाथ जी माने जाते हैं, लेकिन आधुनिक युग के गोरखनाथ पूछ लिया जाए तो निराला जी को कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, कवि सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है हिंदी साहित्य में? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। राष्ट्रीय कवि के नाम से कौन जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी। आधुनिक कविता के सुमेरु कवि कौन कहे जाते हैं? आधुनिक कविता के सुमेरु कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। रसवादी आलोचक कौन है? तो रसवादी आलोचक आप सभी को पता है डॉक्टर नगेंद्र जी रहे हैं। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये रहे हैं विद्यापति जी, आदिकाल के प्रमुख कवि। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, हिंदुस्तान की तूती किस कवि को कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो ने स्वयं कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। बढ़ते हैं आगे। अष्टछाप या पुष्टि मारक का जहाज किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सूरदास जी को। उसके बाद जवाबदानी का दावा रखने वाला कवि कौन है? तो ये रहे हैं घनानंद जी। और ये पूरी की पूरी पंक्तियों में ये कहा गया कि जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाले और अन्य घनानंद जी के अतिरिक्त और अन्य कवि नहीं है। तो इस प्रकार से एक कथन में भी ये जो है लाइन दी हुई है, तो ये कथन किसका है ये भी पूछ लिया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, जो कि छायावाद युग के अंतर्गत आते हैं। छायावाद युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं कवियों के, जो कि जिसमें सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और जो निराला जी और महादेवी वर्मा का नाम आता है। आप सभी को पता है ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र तथा दुर्गा के नाम से ये जाने जाते हैं। महेश रुद्र निराला जी को कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को, विष्णु कहा जाता है पंत जी को। इस प्रकार से हर एक बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ये हमने पढ़ा ही था, अज्ञे जी को। और कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर जी को। बुंदेलखंड का चंद बरदाई किसे कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा जी को बुंदेलखंड का चंद बरदाई कहा जाता है।
ध्यान रखना है। मुनि मारक का के हिमायती किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में मुनि मारक का हिमायती माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। स्वच्छंदतावाद आलोचक कौन माने जाते हैं? स्वच्छंदतावादी आलोचक माने जाते हैं नंदुलारे वाजपेयी। अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी खड़ी बोली में प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन रहे हैं, तो श्रीधर पाठक जी का नाम आएगा। श्रीधर पाठक आपको ध्यान रखना है। और अगर ये पूछा जाए स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन रहे हैं, तो नंदुलारे वाजपेयी का नाम आएगा। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो आदि कवि हमारे रहे हैं वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की, संस्कृत के विद्वान रहे हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि रहे या कालिदास कहा जाता है स्वयंभू जी को। और बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा, अभिनव जयदेव के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। विद्यापति जी ने जो है अभिनव जयदेव के जो रचना है गीत गोविंद को ही आधार बना करके पदावली की रचना की है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का कवि जो प्रथम कवि माना जाता है सरहप्पा। और किसके द्वारा माना गया ये पूछ लिया जाए तो राहुल सांसकर्तायन जी द्वारा जो है, राहुल सांसकर्तायन जी द्वारा जो है हिंदी का पहला कवि माना गया सरहप्पा जी को। प्रथम सूफी कवि कौन है? तो अलग अलग विद्वानों ने वैसे हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग माना है, आप सभी को पता है। स्वयंभू को माना है राम कुमार वर्मा ने, सरहप्पा को माना है राहुल सांसकर्तायन जी ने, और सर्वमान्य तौर पर भी जो है सरहप्पा को ही माना जाता है। इसलिए पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा का नाम इसलिए दिया गया है। लेकिन विद्वानों के अनुसार पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है स्वयंभू जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा जी ने, जो स्वयंभू कवि हुए हैं 8वीं शताब्दी के, अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं। लेकिन राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी भाई, राम कुमार वर्मा ये आपको ध्यान रखना है। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और पुष्य या पुण्य कवि को माना है शिव सिंह सेंगर ने। इसलिए हर एक तथ्यों को हमें बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता होती है, ताकि आपको जो है अच्छे से वे याद हो जाए और परीक्षा में आप जो है उन प्रश्नों पर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये तथ्य हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और लास्ट में कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मैं नेक्स्ट क्लास बनाने के लिए मुझे जो मोटिवेशन मिलता है उसी के आधार पर मैं जो है नेक्स्ट क्लास लेकर के आती हूँ अधिक से अधिक प्रश्नों के साथ। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, वीडियो को लाइक और कमेंट अंत में अवश्य करके मुझे बताना है कि आपको जो है ये प्रश्न अर्थात ये तथ्य कैसे लगे। और जो है चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो देख लेते हैं प्रथम सूफी कवि जो है अशायत को माना गया है। अलग अलग विद्वानों ने प्रथम सूफी कवि भी अलग अलग माने हैं, तो ध्यान रखना है आपको। जड़िया कवि किसे कहा जाता है? नंददास जी को कहा जाता है। और कवि गड़िया तो नंददास जड़िया, इस प्रकार से इन पंक्तियों के माध्यम से हमें पता चलता है। तो देख लेते हैं। वात्सल्य रस सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। हिंदी जातीय कवि के नाम से जो प्रसिद्ध है वे है हमारे तुलसीदास जी। और जो है विद्यापति जी को भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। एक होगा आपके ऑप्शन में, अगर होगा तो। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास जी को। और गद्य की बात आ जाए तो अज्ञे जी का नाम आएगा। कठिन गद्य का प्रेत जो है अज्ञे जी को कहा जाता है। और कठिन काव्य का प्रेत जो है केशवदास जी को कहा जाता है। पुराने पंथ का पथिक किसे कहा जाता है? पुराने पंथ का पथिक पूछा जाए तो मतीराम जी का नाम आएगा। प्रेम की पीर का कवि हमने पढ़ाई था, घनानंद जी को कहा जाता है। लेकिन सूफी काव्य के अंतर्गत प्रेम की पीर का कवि मैंने आपको बताया था, जयश्री जी का नाम आएगा। बढ़ते हैं आगे। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत के नाम से प्रसिद्ध है
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता कौन रहे हैं? तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता या आधुनिक गद्य साहित्य लिखने के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नियम नारायण शर्मा जी द्वारा जो है नियम नारायण शर्मा किस विद्वान का नाम है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, ध्यान रखना है। ये कल्लू कलाहित किसे कहा जाता है? ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है, कल्लू अलाहित। इसके बाद बात करें आगे, गाहा या गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो वो होता है प्राकृत का। और दोहा या दोहा कहने से हमें अपभ्रंश का बोध होता है, अपभ्रंश। दोहा या दोहा इस प्रकार से पूछा जाए तो आपको अपभ्रंश का नाम, अपभ्रंश भाषा का बोध होता है। और जो है गाहा या गाथा का पूछा जाए तो प्राकृत का बोध होता है, ये आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे, छायावाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो छायावाद का प्रवर्तक है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कीर्ति है? कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, ये भी जयशंकर प्रसाद जी की है। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में, राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार किया गया था। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, तीन तेसी इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के रचयिता हमारे भक्ति काल के जो प्रमुख कवि रहे हैं, राम काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी रहे हैं। उसके बाद गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। हिस्ट्री का प्रश्न हमारे बीच में आ गया, कोई बात नहीं भाई। गोदान किसकी कीर्ति है? प्रेमचंद जी की कीर्ति है, 1936 में लिखी गई, जिसमें जो है कृषक के जीवन की जो है दशा यहाँ पर दिखाई गई है। किस प्रकार से जो है एक किसान जो है पूरी ज़िंदगी इतना धन नहीं जोड़ पाता कि वो जो है गोदान कर सके। बढ़ते हैं आगे, चारु शब्द की शुद्ध भावनात्मक संज्ञा क्या है? तो चारुता कहलाएगी। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि जो निबंध है भाई, एक तरह से निबंध, चिंतामणि निबंध के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी है। कई भागों में बांटा है इन्होंने। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर नहीं है हमारा भाई। अगला प्रश्न हमारा, चीनी यात्री हेन सांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? ये हमारे भाई और हिस्ट्री के प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड हो गए, तो इनको स्किप कर देते हैं। तो आप लोग आंसर देखना चाहो तो कपीशा। चीनी तप्ती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो निषाद कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि हमारी जो भाषा परिवार को जो है अलग अलग जो भाषा परिवार रहे थे, चीनी, तिब्बती, द्रविड़ भाषा परिवार, बरोपीय परिवार, किसी भी भाषा परिवार से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, छायावाद के प्रवर्तक जो है जयशंकर प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद जी की कीर्ति है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे पहले किस स्थान पर दिए? तो सारस्वती में दिए। उसके बाद चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि रहे हैं? तो चंद्रबरदाई जी जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि रहे हैं। उन्हीं के साथ जो है युद्धों में जा करके पृथ्वीराज चौहान की वीरता का गुणगान वे करते थे। तो रासो साहित्य के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं आगे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न हमारा, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? इन प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता जो हैं रहीम जी रहे हैं। उसके बाद चारण दास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? तो हबीब तनवीर की जो है ये नाट्य कीर्ति है, चारण दास चोर। उसके बाद बात करते हैं आगे, अगला प्रश्न है, चांद का मुँह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? तो ये चांद का मुँह टेढ़ा काव्य के रचयिता रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी।
वितर्क उपन्यास किस महिला उपन्यासकार ने लिखा? तो शिवानी जी द्वारा लिखा गया उपन्यास विवर्त जो उपन्यास है। यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया किस महिला उपन्यासकार का उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। शिवानी का उपन्यास है, ये 1984 ईस्वी में लिखा गया और जैनेंद्र ने भी लिखा था भाई विवर्त नाम से उपन्यास, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ ये नहीं पूछा किस लेखक का उपन्यास है, यहाँ पर सीधा प्रश्न ये पूछ लिया गया है महिला उपन्यासकार का उपन्यास है, तो ध्यान रखना है शिवानी नाम आएगा। अगर ऑप्शन में जैनेंद्र जी का भी नाम हो तो भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि महिला उपन्यासकार का नाम यहाँ पर पूछा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो जयशंकर प्रसाद ने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वो पुस्तक है हमारी पंचतंत्र, जो कि विष्णु स्वामी जी द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं, उनमें बाल साहित्य है संबंधी। तो देख लेते हैं आगे। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो वो भाषा है तमिल। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार व देव भाषा के नाम से जाना जाता है? तो वो भाषा है हमारी संस्कृत। सभी भारतीय आर्य भाषाओं की जननी भाषा कौन सी मानी जाती है? हिंदी की जननी भाषा कौन सी रही है? तो वो हमारी संस्कृत ही मानी जाती है। तो देख लेते हैं किस रचना की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी? तो बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई। कुटुच के रचयिता कौन है? तो कुटुच के रचयिता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल राज्य की राजकीय भाषा वो है मलयालम। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो आपको पता है अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध जी। और अगर ये पूछ लिया जाए खड़ी बोली के सर्वप्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? तो श्रीधर पाठक जी का नाम आएगा। उसके बाद खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? तो उर्दू भाषा रहा है इनका। प्रेमचंद जी से संबंधित कुछ प्रमुख कीर्तियाँ हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं क्योंकि ये भी बार बार परीक्षाओं में रिपीट होती है, पूछी जाती है। प्रेमचंद घर में नामक जो जीवनी है प्रेमचंद जी के जीवन से संबंधित, वो शिवरानी देवी ने लिखी है जो कि प्रेमचंद जी की पत्नी रही हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कलम का मजदूर जो जीवनी लिखी गई है वो मदन गोपाल जी द्वारा लिखी गई है। कलम का सिपाही नामक जो रचना है जीवनी संबंधी, वो अमृत राय ने लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर। प्रेमचंद जीवन और कीर्ति तब जो है हंसराज रहबर जी द्वारा लिखी गई रचना है। प्रेमचंद चिंतन और कला जो है इंद्रनाथ मादन जी की रचना है। प्रेमचंद और गांधीवाद जो है रामदीन गुप्त जी की रचना है। और प्रेमचंद विश्वकोश जो है कमल किशोर गोयनका जी द्वारा लिखी गई रचना है। प्रेमचंद और उनका साहित्य मनमंथ नाथ गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद और उनका युग जो है रामविलास शर्मा जी की रचना है, तो ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बार पूछी जाती हैं। प्रेमचंद सामंतों के मुंशी धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद साहित्यिक विवेचना जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। प्रेमचंद एक विवेचना इंद्रनाथ मादन जी द्वारा लिखी गई। प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशाएं जो गोयनका जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद जो है प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प विधान, ये भी जो है गोयनका जी द्वारा लिखा गया। और प्रेमचंद की कहानियों का काल कर्मानुसार जो अध्ययन किया, ये भी गोयनका जी ने किया। और प्रेमचंद के उपन्यास यात्रा नाम से प्रेमचंद के उपन्यास यात्रा नवमूल्यांकन जो है शैलेश जी ने किया। शैलेश जेदी इनका पूरा नाम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुनीता जो रचना है, सुनीता नाम से जो उपन्यास है वो जैनेंद्र जी का है, जिसमें विधवा विवाह पर आधारित उपन्यास है। परख भी जैनेंद्र कुमार जी का उपन्यास है जो कि विधवा विवाह पर आधारित है। उसके बाद त्यागपत्र जो है जैनेंद्र जी का उपन्यास है, जिसमें मृणाल नामक भाग्यवती युवती के जीवन पर आधारित घटना जो कथा को दर्शाया है।
उसके बाद अपने अपने अजनबी जो है अज्ञे जी का उपन्यास है, जिसमें सेल्मा कैंसर से पीड़ित महिला है और योको एक नवयुवती है। यशपाल जो उपन्यास है वो दिव्या जो उपन्यास है वो यशपाल जी का है, जिसमें बौद्ध काल की घटनाओं पर आधारित दलित पीड़ित नारियों की करुण कथा को दर्शाया है। तिरिया चरित्र जो ये उपन्यास है ये शिवमूर्ति जी का है। नायिका विमल के साथ ससुर का अमानवीय व्यवहार इसमें दिखाया गया है। और अग्निगर्भ जो उपन्यास है वो अमृतलाल नागर जी का है, जो कि दहेज और नारी दमन का निकृष्टतम रूप हमें देखने को मिलता है। बूंद और समुंदर जो है अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखा गया विधवाओं की विडंबनापूर्ण स्थिति को इसमें दर्शाया है। उद्दाता जो काव्य का मूल स्रोत है, ये किसके द्वारा कहा गया कि उद्दाता जो है काव्य का मूल स्रोत माना है, इन्होंने लोंगजाइस ने। सुखदा भी जो है जैनेन्द्र जी का उपन्यास है, सुखदा के जीवन पर आधारित है। यशपाल दिव्या जो हमने देख लिया, बौद्ध काल की घटनाओं पर आधारित पीड़ित नारियों की करुण कथा इसमें दर्शाई है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, कुछ प्रश्न हमारे रिपीट हो गए तो देख लेते हैं आगे। छंद शास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। दोषों के लक्षणों का विवेचन सर्वप्रथम किसने किया? तो वामन जी द्वारा किया गया। मुख्यार्थ का जिससे अपकर्ष हो वह दोष है, ये जो कहा गया है, ये पंक्ति कहा गया है। मुख्यार्थ का जिससे अपकर्ष हो वह दोष है, तो ये दोष के बारे में कहा गया है मम्मट जी द्वारा। और काव्य गुण की संपत्ति अर्थात सौंदर्य, विधायक तत्व और दोष उसकी व्युत्पत्ति अर्थात जो है सौंदर्य विधायक तत्व है, ये कहा है दंडी जी द्वारा। उसके बाद बात करें आगे, बिहारी सतसई और बिहारी जी के बारे में भी कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई, उनके दोहों के विषय में ये कथन कहा गया है कि इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कालिक थोड़ी देर के लिए खिल उठती हैं। उसके बाद बात करें आगे, इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य के जगत में एक एक रत्न के समान है। तो शुक्ल जी द्वारा ही कहा गया कथन है बिहारी सतसई के दोहों के संबंध में, बिहारी सतसई रचना के संबंध में। तो उसमें ये कहा गया है कि इनका जो एक एक दोहा है हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के समान है। मुक्तक कविता में गुण होना चाहिए, वह बिहारी की कविता में अपने चरम उत्कृष्ट को पहुंचा है। तो ये भी कहा है बिहारी सतसई के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है कि रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। उसके बाद बात करें आगे, राधाचरण गोस्वामी जी ने बिहारी के संबंध में और उनकी जो है अन्य कवियों के संबंध में जो ये कथन कहा है, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और कथनों के अंदर से भी जो है प्रश्नों को बना करके पूछ लिए जाते हैं कि सूरदास जी को किसके समान बताया है, तुलसीदास जी को किसके समान बताया गया है। तो ध्यान रखना है, यदि सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, तो बिहारी पीयूष वर्गीय मेघ। बिहारी को किसके समान बताया गया है? पीयूष वर्गीय मेघ के, जिसके उदय होते ही सब प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। तो ये परिभाषाएं दी गई है, जैसे कि सूरदास जी जो है सूर्य के समान, तुलसीदास जी शशि यानी कि चंद्रमा के समान, तो उड़गन केशवदास जो सितारे हैं, जो चांद के तारे हैं, ये उन सभी तारे केशवदास जी को है तारों के समान बताया है। तो पीयूष वर्गीय मेघ जो है बिहारी जी को बताया है। तो जिसके उदय होते ही जो है उसका सब प्रकाश मतलब आच्छन्न हो जाता है, इधर उधर बिखर जाता है, खिल जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा जो कथन है वो है विश्वनाथ प्रसाद जी का, जिसमें बताया गया है कि प्रेम के भीतर उन्होंने
सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्ण प्रस्तुत किए हैं, वे भी इन 700 दोहों में। ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद ने बिहारी जी के बिहारी सतसई रचना के संबंध में। लाला भगवान दीन के द्वारा कहा गया है कि बिहारी हिंदी का चौथा रत्न है, तो बिहारी को हिंदी का चौथा रत्न माना है लाला भगवान दीन ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है उनके व्यक्तित्व में तीनों गुणों यानी कि प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास का समन्वय मिलता है। मित्र बंधुओं ने इस पर जो बिहारी जी की रचना के संबंध में कहा है कि इस एक छोटे से ग्रंथ में इस कवि रतन ने मानो समुद्र कुंजे में बंद कर दिया गया हो, तो ये मित्र बंधुओं जी का कथन है, ध्यान रखना है। तो सभी विद्वानों द्वारा जितने भी यहाँ पर मैंने दिए हैं, तो ये कथन कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पिछले PYQ में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन तथ्यों को आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। इन्हीं तथ्यों में से जो है, इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में भी काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। कम से कम जो है 10-15 प्रश्न आपको आज की क्लास से ही परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो इन जो है आज की क्लास को आप लोगों को बार बार रिवाइज कर लेना है। जिन बच्चों को ये तथ्य याद है तो वो एक बार ही देख करके जो है काम चला सकते हैं, लेकिन जिनको याद नहीं है ये तथ्य सभी, तो वे बार बार इस क्लास को जो है डबल स्पीड करके आप देख सकते हो, या जो इन तथ्यों की बार बार रिवीजन कर सकते हो। तो जिनको याद है तो उनको रिवीजन के लिए एक बार तो देखना जो है आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो देख लेते हैं आगे कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, उनको भी हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है सभी तथ्यों का बारे में, आपको जानकारी मैंने प्रश्नोत्तरों के माध्यम से आपको कराई रखी है कि हम संपूर्ण हिंदी साहित्य के जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ जो हमारी सीरीज चली हुई है, उनमें हम जो है सभी तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो बीच बीच में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो 1943 ईस्वी में जो है अज्ञे जी द्वारा दिया गया, और जो है द्वितीय सप्तक आया 1951 में, फिर तीसरा सप्तक आया 1959 में, और चौथे सप्तक का प्रकाशन 1979 में। इस प्रकार से आपको सभी सप्तकों का प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना है, और इन चारों सप्तकों के अंतर्गत कौन कौन से 7-7 कवि आए हैं, कुल मिलाकर जो है 28 कवि रहे हैं। उन सभी कवियों को ध्यान रखना है कि कौन सा कवि किस सप्तक के अंतर्गत शामिल है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जो है परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। हालावाद का समय काल क्या माना जाता है, तो हालावाद का जो समय काल है वो 1933 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक माना जाता है, जो कि छायावाद युग के बाद जो छायावाद युग के जब चल रहा था, छायावाद युग के अंतर्गत जो रचनाएं लिखी जा रही थी, उन्हीं में जो है हालावादी जो कवियों ने जो है रचनाएं की शुरुआत की। कुछ हालावाद नाम से एक जो है वाद भी उभर कर आया, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी का प्रमुख नाम आता है। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो ध्यान रखना है 1933 का समय से लेकर के 1936 तक के समय जो कि प्रगतिवादी युग आने तक जो है हालावाद का समय रहा, और पीक का जो समय था 1935 माना जाता है, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने जो है अपनी मधुशाला की रचना की थी। तो इस प्रकार से आपको तथ्यों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर रामदास मिश्र ने हालावादी काव्य के विषय में जो कहा है वो कथन यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा है और अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। तो ये कथन कहा है रामदास मिश्र जी द्वारा हालावाद काव्य के संबंध में। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने हालावादी काव्य को सही रोमांस और कुंठा का काव्य भी कहा है। कई बार ये कथन पूछा जाता है, सही रोमांस और कुंठा का काव्य
हल्लावादी काव्य को किसने कहा है? तो डॉक्टर भारद्वाज ने। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, तो मधुशाला की मादकता अक्षय है, ये कथन कहा है? पंत जी ने। पंत जी द्वारा ये कहा गया कि मधुशाला की मादकता अक्षय है। उसके बाद हल्लावादी कवियों को व्यक्ति कविता किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा कहा गया। फूल नहीं रंग बोलते किसकी कविता है? ये केदारनाथ अग्रवाल जी की। केदारनाथ अग्रवाल भी प्रगतिवादी कवि रहे हैं भाई। और जो केदारनाथ अग्रवाल पर जो है किस बहुचर्चित प्रगतिवादी कवि ने कविता लिखी? तो नागार्जुन ने इन पर कविता लिखी। निराशावादी कवि किसे कहा जाता है? हल्लावादी कवियों को ही निराशावादी कवि कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर जो है निराशा है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। तो ये कहा है रामदास मिश्र जी ने। ये हम शायद कथन ही पढ़ चुके हैं पहले। बढ़ते हैं आगे, प्रवासी के गीत रचना किस सन में हुई? तो ये जो प्रवासी के गीत नामक जो रचना है ये नरेंद्र शर्मा जी द्वारा 1939 में प्रकाशित की गई। नरेंद्र शर्मा जी की रचना है भाई ये प्रवासी के गीत, और 1939 में इसे प्रकाशित किया गया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 4, भक्त संप्रदाय जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिनमें हम देख लेते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जी को माना जाता है ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक। और रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी को माना जाता है। और सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य जी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो किस भाव की है, ये पूछा हुआ है। तुलसीदास जी की भक्ति आप सभी को पता है दास्य भाव की है, जो कि सूरदास की भक्ति साख्य भाव की है, तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की है, और मीराबाई की भक्ति जो है माधुर्य भाव की है। इस प्रकार से परीक्षाओं में पूछी जाती है कि किसकी भक्त की भक्ति जो है किस प्रकार की रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, मेरा वश चलता मैं बन जाता कुमारिये तुम्हारा, ये पंक्ति रमेश्वर शुक्ल अंचल जी द्वारा कही गई है। छायावाद का दूसरा उन्वेषण कहलाता है उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद ही छायावाद का दूसरा उन्वेषण कहलाता है। बढ़ते हैं आगे, उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्वेषण किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया। उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्य धाराएँ विकसित हुई हैं? तो 2 प्रकार की काव्य धाराएँ विकसित हुई है, एक राष्ट्रीय काव्य धारा और दूसरा व्यक्तिक काव्य धारा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, आज के बिछड़े ना जाने कब मिलेंगे किस युग में लिखी गई पंक्ति हैं? तो ये जो है नरेंद्र शर्मा जी की उत्तर छायावादी युग की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं हाहाकार किसकी कविता है? हाहाकार जो है रामधारी सिंह मिश्र जी की रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियाँ हैं, ये रचना है हाहाकार। हाहाकार नाम से कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। परिरम कुंभ की मदिरा निश्वास मल्लय के झोंके किसकी और किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति यहाँ पर दी गई है ये जयशंकर प्रसाद जी की आंसू कविता से ली गई है। तो आंसू का प्रकाशन कब हुआ था? 1925 की रचना आंसू, ध्यान रखना भाई 1925। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मिलन यामिनी किसका गीत संग्रह है? तो मिलन यामिनी नामक जो गीत संग्रह है वो है हरिवंश राय बच्चन जी का। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानदेव रहे हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले संत कवि रहे हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले संत कवि रहे हैं ज्ञानदेव जी, जो कि ज्ञानेश्वर नाम से भी जाने जाते हैं। तो महाराष्ट्र के रहने वाले नामदेव, ज्ञानदेव और एकनाथ और जो है एक और रहे हैं तुकाराम। तो ये 4 हमारे संत कवि रहे हैं महाराष्ट्र से संबंधित, जिन्होंने वारकरी संप्रदाय को आगे बढ़ाया था। और लेकिन वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा जाए तो ज्ञानदेव जी का नाम आएगा। बढ़ते हैं आगे, किसको जो है
अवधि का अर्धान कहा जाता है, तो अवधि का अर्धान कहा जाता है जयसी जी को। उसके बाद बात करें आगे, आधुनिक काल की अवधि रचना कृष्णनारायण की अवधि कवि है, वे कौन है? वे द्वारिका प्रसाद मिश्र जी हैं। जो आधुनिक काल की अवधि में लिखी गई रचना कृष्णनारायण जो कि अवधि कवि रहे हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो तेलुगु मानी जाती है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद जी ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत तो देखा हंस बा दर्शन ज्योति नगहीर। जो ये पंक्तियाँ हैं ये जयसी जी द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की? तो त्रिवेणी में जो शुक्ल जी का जो ग्रंथ है त्रिवेणी नाम से इन्होंने लिखा, उनमें 3 महाकवियों की जिस समीक्षाएं प्रस्तुत की वे महाकवि है सूरदास, तुलसीदास व जयसी जी। उसके बाद बात करें आगे। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का सूत्र किसने दिया? ये सूत्र दिया है मुक्तिबोध जी ने। संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का सूत्र मुक्तिबोध जी द्वारा दिया गया। कला दरूप नाम से कविता लिखता था कौन कवि? वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी जो है कला दरूप नाम से कविता लिखने वाले कवि रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में सूर, तुलसी व जयसी की समीक्षा प्रस्तुत की है। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा किसने दिलाया? हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा दिलाने वाले जो विद्वान है वो है दयानंद सरस्वती जी। उसके बाद बात करें आगे। संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के जो किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी बताई गई है? तो अनुच्छेद 343 में, संविधान के 343 में सब जो है संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो है देवनागरी को बताया है। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण के किस रूप में विकसित हुई? तो उत्तर भारत की दक्षिणी हिंदी जो खड़ी बोली जो है दक्षिण रूप में दक्षिणी हिंदी के नाम से जो है विकसित हुई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत व परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो पत्रिका हमारी सरस्वती पत्रिका, जो कि 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला था। बढ़ते हैं आगे। भारतीय आर्य भाषा की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा माना जाता है? भारतीय आर्य भाषाओं का जो मूल स्रोत भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत जो है वो है वैदिक संस्कृत। सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश का विकास हुआ। उसके बाद जो है हिंदी और हिंदीतर की भाषाएं निकल कर सामने आई। उसके बाद देखते हैं आगे। अगले प्रश्न में दी गई है एक पंक्ति, तो पंक्ति को देख लेते हैं। ये पंक्ति किस साहित्यकार की है? क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली पंक्ति है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया बिन है, क्यों इच्छा क्यों हो पूरी मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडम्बना है जीवन की। जो ये पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा है बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। चंद्रगुप्त नाटक किसकी रचना है? प्रसिद्ध रचना भाई, किसकी प्रसिद्ध रचना है चंद्रगुप्त नाटक? ये है जयशंकर प्रसाद जी की। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? कफन, जिसका प्रकाशन है 1936। उसके बाद बात करिए आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। साहित्यकार अज्ञे जी की पूरा नाम क्या है? तो साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम आप सभी को पता है, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी है। बिहारी जी ने बिहारी सतसई रचना लिख के हिंदी साहित्य में जो है गागर में सागर भर दिया और ऐसा माना जाता है हिंदी साहित्य में ये अमर हो गए। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत, इन पंक्तियों के रचनाकार घनानंद जी हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा जो है ये पंक्तियाँ लिखी गई। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है। वापसी किस विधा की रचना है? तो वापसी जो है कहानी विधा की रचना है, जो कि उषा प्रियवंदा जी की रचना है। ये अभी आपको ध्यान रखना है। उषा एक लेखिका रही है हिंदी साहित्य में, उषा प्रियवंदा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेली और दो खुसरों की रचना की, तो उसकी जो मुख्य भाषा है वो है खड़ी बोली, क्योंकि आदिकाल के अंतर्गत खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो। इन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं लिखने की शुरुआत की थी आदिकाल के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए। तो अवधी भाषा का जो सबसे अधिक लोकप्रिय का महाकाव्य है वो है रामचरितमानस, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। उसके बाद कुछ पत्रिकाएं उसके संबंध में यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं, तो इन पत्रिकाओं के संबंध में भी हम देख लेते हैं। हिंदी पत्रिकाएं, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उद्यंत मार्तन, जो कि 1826 से 1827 तक जो है प्रकाशित 1827 तक रहा, और जो है ये साप्ताहिक रूप से प्रकाशित हुआ और कोलकाता से प्रकाशित किया गया। उसके बाद बात करें उद्यंत मार्तंड के प्रथम संपादक जो है जुगल किशोर शुक्ल जी रहे हैं। हिंदी प्रदीप जो है 1877 में मासिक रूप से इलाहाबाद से निकाले जाने वाला पत्र माना जाता है और संपादक रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपा था कि शुभ सुरस देश महेश पुरित प्रकट आनंद भरे? हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर छपा था हिंदी प्रदीप, जिसके जो संपादक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट जी। हिंदी का पहला हास्य व्यंग्य प्रदान साप्ताहिक पत्र कौन सा माना जाता है? मतवाला माना जाता है, जो कि निराला जी ने संपादन किया मतवाला का। ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी का पहला हास्य व्यंग्य प्रदान साप्ताहिक पत्र माना जाता है। बनारस अखबार जो कि 1845 ईस्वी में साप्ताहिक रूप से निकाला गया, उसके संपादक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्र कौन सा माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा संपादित पत्र कवि वचन सुधा, जो कि मासिक रूप से निकाला गया शुरुआत में, फिर पाक्षिक व साप्ताहिक रूप से भी निकाला जाने लगा। समय 1968 ईस्वी। काशी से हरिश्चंद्र मैगजीन जो है मासिक रूप से निकाला जाता था 1873। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कवि वचन सुधा के अतिरिक्त हरिश्चंद्र चंद्रिका और जो है बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं भी निकाली। बढ़ते हैं आगे। उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी साहित्य संज्ञा देकर उनके विरुद्ध एक बार भारी साहित्यिक आंदोलन किसके नेतृत्व में और किस पत्र के माध्यम से चला? तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा विशाल भारत पत्रिका में जो है ये कहा गया कि उग्र जी का जो साहित्य है वो घासलेटी साहित्य है। तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, किसके साहित्य को हिंदी साहित्य में घासलेटी साहित्य कहा गया? तो उग्र जी को साहित्य, और किसने कहा? बनारसी दास चतुर्वेदी। और किस पत्रिका में? विशाल भारत में। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न आनंद कादम्बरी, जो कि 1881 ईस्वी में मासिक रूप से निकाली जाने वाली मिर्ज़ापुर से जो ये पत्रिका थी, उसके जो संपादक है वो प्रेमघन, एक सेकंड पे, प्रेमघन जी रहे हैं। उसके बाद भारतेंदु 1883 ईस्वी में वृंदावन
के संपादक कौन है, यानी कि भारतेंदु जो पत्रिका है वो वृंदावन से 1883 ईस्वी में निकाली गई थी। तो इस पत्रिका के संपादन राधाचरण गोस्वामी है। गोस्वामी राधाचरण जी माने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न है हमारा, एक सेकंड भाई, ब्राह्मण जो पत्रिका है वे मासिक रूप से 1883 ईस्वी में कानपुर से संपादक है प्रताप नारायण मिश्र जी। सादर्श पत्र के संपादक जो है लाला श्रीनिवास दास जी रहे हैं। नागरी नीरद के जो संपादक है वो प्रेमखंड जी माने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे, बिहार बंधु पत्रिका के संपादक जो है केशव राम भट्ट माने जाते हैं। लाहौर से प्रकाशित पत्र मित्र विलास के संपादक हैं बाबू राम कृष्ण वर्मा जी। उसके बाद हिंदुस्तान पत्र के संपादक माने जाते हैं राजा रामपाल सिंह। भारतेंदु द्वारा संपादित पत्र हरिश्चंद्र मैगजीन का बाद में नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया, ये आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, नागरी नीरद पत्रिका का जो प्रकाशन शुरू हुआ वो 1896 ईस्वी से हुआ। नागरी परचारणी पत्रिका का जो प्रकाशन जो 1896 में हुआ। अगर नागरी परचारणी सभा पूछ ली जाए तो भैया 1893 में ध्यान रहेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसीलिए मेरे मुख से जो है 1893 में निकल गया था, तो आपको ध्यान रखना है। अगर नागरी परचारणी सभा की बात आए तो 1893 और नागरी परचारणी पत्रिका की बात आए तो 1896, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, सरस्वती का प्रकाशन कब हुआ, तो सरस्वती पत्रिका है उसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है सबसे पहले चिंतामणि घोष जी ने किया। 1901 ईस्वी में जो है श्याम सुंदर दास जी ने इसका कार्यभार संभाला और 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद बात करें आगे, प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो कहाँ से होता था, तो काशी से, और बाद में जो है इसका प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद जी द्वारा होने लगा। उसके बाद बात करें आगे, प्रारंभ में सरस्वती के संपादक मंडल में कौन कौन शामिल थे, तो श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कीर्ति प्रसाद और किशोरी लाल, ये सभी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादन के संपादन मंडल में ये शामिल रहे हैं। उसके बाद बात करें आगे, अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन का कार्यभार कब संभाला, तो 1903 में। कानपुर से प्रकाशित प्रताप के संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पूर्व सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो श्याम सुंदर दास जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के ठीक पहले जो है इनका कार्यभार संभाला था श्याम सुंदर दास जी ने। 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन चिंतामणि घोष ने किया। फिर 1901 से लेकर के 1 और 2 में जो है श्याम सुंदर दास जी ने किया। फिर 3 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, और जो है इनका जो संपादन इन्होंने 1920 तक किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 17 वर्षों तक, ये आपको ध्यान रखना है। और साप्ताहिक पत्र अभ्युदय के संपादक कौन माने जाते हैं, तो मदन मोहन मालवीय इस पत्र के संपादक माने जाते हैं। कर्मयोगी के संपादक थे, तो कर्मयोगी के जो संपादक रहे वे रहे हैं सुंदरलाल। हंस का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ, तो हंस पत्रिका का जो प्रकाशन है 1930 में बनारस में हुआ। उसके बाद बात करें आगे, सुदर्शन 1900 ईस्वी जो कि मासिक रूप से काशी से निकाली जाने वाला पत्र है, इस पत्र के संपादक हैं देवकी नंदन खत्री। उसके बाद समालोचक है भाई, ये समालोचका जो पत्रिका है वे 1902 ईस्वी में मासिक रूप से जयपुर से निकाली गई, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इस पत्रिका के संपादक रहे हैं। देवनगर जो है 1907 में मासिक रूप से कोलकाता से निकाली गई पत्र के संपादक माने जाते हैं,
उमापति दत्त शर्मा और जो है यशोदानंदन अखौरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार रीति जाति का सेवक देखता है, जाति की विराट दृष्टि से ही। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? पत्र का जो संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक देखता है, जाति की विराट दृष्टि से ही। तो ये कथन है प्रेमचंद जी द्वारा कहा गया। प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र जो है माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण, स्त्री दर्पण पत्रिका की जो है संपादिका, ये यहाँ तक है हमारा प्रश्न। तो प्रेमचंद द्वारा जो संपादित पत्र है वो माधुरी, मर्यादा और हंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्त्री दर्पण जो पत्र है उसकी संपादिका के नाम पूछा हुआ है, तो रमेश्वरी नेहरू जी मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण प्रेमचंद जी द्वारा संपादित पत्र रहे हैं। प्रेमचंद जी ने अपना योगदान दिया था इन पत्रों के संपादन में, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन जो है स्त्री दर्पण जो पत्र है इसकी जो संपादिका है वो है रमेश्वर नेहरू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक पंक्ति है जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान कहकर कौन संपादक अपने पत्र ब्राह्मण के लिए चंदा दान मांगता था। तो चंदा मांगता था कौन? जो साहित्यकार था जिन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था, ब्राह्मण पत्रिका का। तो ये जो पंक्तियाँ गा कर के घर घर जा कर के ये पंक्तियाँ गाता था कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। इस प्रकार से कह करके चंदा इकट्ठा करता था अपनी पत्रिका के लिए, ब्राह्मण पत्रिका के लिए। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया। इन्होंने ये पंक्तियाँ जो है घर घर जा कर के गा करके 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान कह करके अपना जो है चंदा मांगने का कार्य किया। बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं। आगे भी एक पंक्ति है पत्रिकाओं से ही संबंधित जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती है, जैसे कि जब तो मुकाबल हो तो अखबार निकालो। इन पंक्तियों के जो रचयिता है वे है अकबर इलाहाबादी। तो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। आगे भी देख लेते हैं, भावों की भिड़ंत शीर्षक प्रसिद्ध लेख किस पत्र में प्रकाशित हुआ है। तो भावों की भिड़ंत जो है शीर्षक जो है हमें किस पत्र में प्रकाशित हुआ, जिसमें सिद्ध किया गया है कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ फकीर की कविताओं की नकल है। ये कहा गया है प्रभा पत्रिका में। तो ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। निराला की जो कविताएं हैं उन्हें किसकी जो नकल बताया गया है, तो ध्यान रखना है रविंद्रनाथ की कविताओं की नकल बताया गया है निराला की कविताओं को। इस प्रकार से अगर ये पूछा जाए भावों की भिड़ंत जो है शीर्षक प्रसिद्ध लेख किस पत्र में प्रकाशित हुआ, तो ध्यान रखना है प्रभा पत्र में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन आपको पता ही है। अज्ञे जी का पूरा नाम भी हम देख चुके हैं, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और अन्य जो हमारे काफ़ी सारे प्रश्न हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास के अंतर्गत हमने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में रिपीट होने वाले इन सभी तथ्यों को की सीरीज़ को भी हम आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि परीक्षा में आप अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सको और कोई भी प्रश्न जो है आपका परीक्षा में छूटने ना पाए। हर एक प्रश्नों की, हर एक तथ्यों की बार बार रिवीजन होती रहे ताकि 4 जब ऑप्शन आपको परीक्षा में देखने को मिले तो सभी
उन ऑप्शनों में आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। तो सभी प्रश्नों को हम विद सॉल्यूशन के साथ बिल्कुल समझ के बेस के साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे और व्याख्या सहित प्रश्नों की भी हमारी सीरीज इसी तरह चलती रहेगी, ताकि आप जो है तथ्यों की बार बार रिवीजन करते रहो। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि निरंतरता के साथ आप अभ्यास करते रहोगे जो और बार बार तथ्यों की रिवीजन करते रहोगे तो आपको सफलता मिलेगी। यही मेरा उद्देश्य है कि आपको सफलता दिलाना परीक्षा में। तो इसलिए हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। और एक बार फिर से कहना चाहूँगी भाई, आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।